हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th साइंस का जैकपॉट का टर्म 2 का फिजिक्स का सेट 4। उम्मीद है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको हेल्प करने के लिए मैं ये लेक्चर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का सेट 4 तक का जो सेट है उनका हल कर चुका है, आपने उसे देख लिया होगा। मैं फिजिक्स का शुरू कर रहा हूँ। मैं सेट 4 से शुरू कर रहा हूँ। सेट 4 के बाद सेट 5 करूँगा, उसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3 में वापस आऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला सवाल है, स्टेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख लेना है। ओके, तो आप लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in free space is given by c equal to 1 by square root of mu naught into epsilon naught, और इसका वैल्यू होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ mu naught है, where this mu naught is permeability of free space, और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला लिख करके काउंट किया है उसको बता देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए कन्वर्जिंग लेंस एंड ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पावर P इक्वल होता है 1/f। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है जब दो लेंस को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। तो यहाँ पर दो लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस। ओके, तो F इक्विवेलेंट ये बराबर होता है F1 F2 बाय F1 प्लस F2। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और सवाल बोलता है कि दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो F1 इक्वल टू F, ठीक है, पॉजिटिव होता है। F2 कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मतलब -F, इसीलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होगा F इंटू -F बाय F -F, दिस इज इक्वल टू -F²/0, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ये बराबर होगा 1/f इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/infinity, 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आंसर। ठीक, तीसरा, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। ओके, तो ये जो शेप होता है वेव फ्रंट का, ये होता है स्फेरिकल। तो यहाँ पर लिख देंगे the shape of wave front
ठीक है, ये सवाल में ही है। वेव फ्रंट व्हेन लाइट is diverging from a point source, is spherical होता है। The shape of wave front when light is diverging from a point source is spherical. Okay, question number 4. Define coherent source. कोहेरेंट सोर्स, दो सोर्स को कोहेरेंट तब कहा जाता है जब वे निकालते हैं वेव्स जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होता है और इनका फेज डिफरेंस या तो जीरो होता है या कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब जो टाइम के साथ नहीं बदलता है। ओके, तो इसको लिख देना, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर said to be coherent if they emit light waves of same frequency and wavelength। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इनको ऐसा लाइट वेव एमिट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगा एंड हैव ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनका बीच का फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। Okay, two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of same frequency and wavelength and have zero or constant phase difference. Okay, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन what is its stopping potential? What is its stopping potential? ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास है के ई मैक्स इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें पता है, वी नो दैट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ई कट गया तो बच गया 3 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, इस सेक्शन का और 2 सवाल बाकी है, इसको भी हम अभी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन फोटोडायोड वर्क्स? ओके, इन विच बायसिंग, बायसिंग 2 प्रकार का होता है ना, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। जब पीएन जंक्शन डायोड का पी भाग
है ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और n भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और जब पीएन जंक्शन डायोड का P भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो ये जो पीएन जंक्शन फोटो डायोड्स होते हैं, ये तभी काम करते हैं जब इनका बायसिंग होता है रिवर्स बायसिंग, अर्थात P रीजन का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N रीजन का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। ओके, तो इसको लिख देना पीएन जंक्शन फोटो डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। ठीक है, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं जेनर डायोड्स, है ना, वो भी रिवर्स बायसिंग में होते हैं। उसी प्रकार फोटो डायोड्स में भी जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो रिवर्स बायसिंग में होता है। ओके, कंडीशन दैट इज P region is connected to positive terminal and N region is connected to negative terminal of the battery। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन भी कर देना कि रिवर्स बायसिंग। ओके, यहाँ उल्टा हो गया। P रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है what is the effect on the impedance of an LCR सर्किट ना, वैसा सर्किट जिसमें इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और रेसिस्टर होता है। ओके, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो इम्पीडेंस पर इसका क्या असर होगा। तो LCR सर्किट का इम्पीडेंस बराबर होता है Z = R² इंटू XL माइनस XC स्क्वायर, जहाँ XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये बराबर हो जाएगा R² प्लस XL बराबर होता है L ओमेगा, ओके, L ओमेगा माइनस XC बराबर होता है 1/C ओमेगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करेंगे, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो ये हो जाएगा L इंटू 2 पाई न्यू माइनस 1/C इंटू 2 पाई न्यू का स्क्वायर। अब सवाल क्या बोलता है, न्यू इक्वल टू 2 न्यू। ओके, व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देन न्यू के जगह में 2 न्यू लगा देंगे। ओके, देन दिस Z is equal to square root of R² plus L into 2 pi into 2 न्यू minus 1/C into
2 पाई इंटू 2 न्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 2 4 एल पाई न्यू माइनस 1/4 सी पाई न्यू का स्क्वायर। ओके, तो इसको 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसका वैल्यू कम होगा मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो अधिक होगा। तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ जो आएगा है ना, उसका वैल्यू अधिक होगा, मतलब इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख देना 10 दी इम्पीडेंस विल इंक्रीज, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, इम्पीडेंस विल इंक्रीज। ओके, तो इस प्रकार से सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इसका यूज होता है। इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, calculate the distance of the object from the lens। क्वेश्चन नंबर 2 है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, तो क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, एक हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ओके, इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मतलब यहाँ भी है ना, ये होगा नेगेटिव। ओके, ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है पहला नंबर में है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ओके, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ओके, तो v इक्वल टू हम लोग लगा देंगे -25 माइनस 1/u इक्वल टू हो जाए 1/6.25। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/25, इसको इधर लाएंगे, -1/6.25 इक्वल टू 1/u। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं -1/25 माइनस, इसका दशमलव हटाएंगे, मिल जाएगा 100/625 इक्वल टू 1/u। ठीक है, अब 25 और 625 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 625। अब 25 गुना 25 होता है 625, क्या हो जाएगा 5 माइनस, ओके, ओके 5 माइनस 100 इक्वल टू 1/u। ये हो जाएगा माइनस, ओके इतना हो गया, ये हो जाएगा 25, -25 माइनस 100 इक्वल टू 1/u। तो ये हो जाएगा -125/625, ओके, इक्वल टू 1/u। तो 25 बचे 125, 25 गुना 25 625, 5 का 5, 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा -125
1/5 इक्वल टू 1/u, इसीलिए u बराबर होगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है 1+d/f, या d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, f हमारे पास, ओके क्वेश्चन के अनुसार x हमारे पास है 6.25, दिस इज इक्वल टू 1+25 इंटू 100, इसका 10 हटाए 625, 25 गुना 25 625, 25 चौके 100, ये होगा 1+4 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रिलेशन बिटवीन the angle of incidence I, the angle of emergence E, the angle of prism A and the angle of deviation delta for rays undergoing refraction through a prism. Question का second part है, what is the relation between angle of incidence and angle of emergence for rays undergoing minimum deviation. Okay, तो एक्चुअली होता है I प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस के, उसी को हम डिराइव करके दिखा देंगे। ओके, तो एक प्रिज्म का फिगर बना लीजिए। ओके, प्रिज्म ये है ए, ओके प्रिज्म एंगल ABC, यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, इस प्रकार से होगा इसका। ओके, इसको कोई नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इंसिडेंट रे ई हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ई होगा इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके, ई होगा इमर्जेंट रे। फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ भी ठीक है नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। मान लें कि O है, EN है, EN डैश है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट होता है ये ऐसे सीधे जाता। अब ये इमर्जेंट रे को पीछे तरफ हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल होगा डेल्टा 1, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। फिर ये एंगल होगा डेल्टा 2, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सरफेस AC। ओके, ठीक है, अब E होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस AB R1, और ये एंगल होगा R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस AC। ठीक है, चलिए अब इसी को यहाँ पर लिख देंगे, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। ओके, डेल्टा 1 इक्वल टू होगा I माइनस R1। ठीक ऐसा ही और रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए
एंगल ऑफ डिविएशन ये बराबर होगा ई माइनस R2। इसलिए टोटल एंगल ऑफ डिविएशन ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दिस इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 दिस इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसको कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लेंगे क्वाड्रिलैटरल ABOC, ठीक है। फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल ABOC ओके, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो A प्लस एंगल ABO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCA ये बराबर होगा 360 डिग्री। ओके या ओके, बट ये जो एंगल है ABO ये 90 डिग्री क्या है, ABO दिस इज इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BOC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल BOC दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180। ओके ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा A प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इक्वेशन 2। अब ट्रायंगल लेंगे BOC। फ्रॉम ट्रायंगल BOC तो इसमें हो जाएगा R1 प्लस एंगल BOC प्लस ये वाला R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये हो जाएगा ना, दाहिना पक्ष इक्वल है माइनस, मतलब बायां पक्ष भी इक्वल होगा। A प्लस BOC दिस इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल BOC प्लस R2। ओके, इसको कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ एंगल BOC है। ओके, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब A इक्वल टू R1 प्लस R2 को हम लोग इस इक्वेशन में लगा देंगे। ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, है ना, इसमें R1 प्लस R2 की जगह में A लगाएंगे। डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ओके, ये इक्वेशन बन गया। इसका मतलब है डेल्टा, इसको इधर लाएंगे, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E। ये है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो इसी को शब्दों में हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, हेंस या thus the sum of angle of deviation and
प्रिज्म एंगल, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म को बोल सकते हैं प्रिज्म एंगल, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of emergence, ओके। ठीक है, सवाल का दूसरा भाग है कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के समय आई और ई के बीच क्या रिलेशन होता है। ओके, तो जब एंगल ऑफ डिविएशन बराबर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकेंड पार्ट में लिख सकते हैं कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एन देन I इज इक्वल टू ई, यही लिखना है। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त R1 इज इक्वल टू R2 भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन के समय I और E के बीच क्या रिलेशन है। तो I और E के बीच रिलेशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है यूज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन total energy of photon, the total energy of incident photon ये बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको हम लिख सकते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट, जहाँ वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट। ओके, अब h को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इसको बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो h को कॉमन निकाल दिए, E हो गया दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं h इक्वल टू ई वी नॉट बाय न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, ये हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब है वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो यहीं से ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट फाई नॉट। नंबर 2 एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ओके के ई माइक्स ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, देयरफॉर फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस, इसको इधर लाएंगे ई वी नॉट। ये है क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है द
oscillating electric field of an electromagnetic wave is given by, इक्वेशन दिया हुआ है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप का इक्वेशन है। E y इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 11t प्लस 300 पाई x वोल्ट पर मीटर। Obtain the value of the wavelength of the electromagnetic wave। And question number B है, write down the expression for the oscillating magnetic field। ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है ई वाई इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 11t प्लस 300 पाई x, इतना दिया हुआ है। तो क्या करना करेंगे हम, इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयरिंग इट with E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट ई नॉट की जगह में है 30, इसका मतलब ई नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वोल्ट पर मीटर। अब ओमेगा के स्थान में है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब के की जगह में है 300 पाई, इक्वल टू 300 पाई। ओके, तो के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 300 पाई। पाई पाई कैंसल, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 300। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये होगा 1 बाय 150। ओके, 1 बाय 150। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 150 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 150, 0, ओके, पॉइंट 0 0 0 0 0, ओके, 15 छक 90, ओके, 6 0 7 0, 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, 6 का 6 6 और 3 9, तो 100 बच गया। ओके, तो फिर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर 6, फिर आएगा यहाँ 900। ओके ओके, तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.0066, दिस इज इक्वल टू, ओके, 0.00, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, मीटर, दिस इज इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर -3 को बोलते हैं मिली, इतना मिलीमीटर, ये हो जाएगा वेवलेंथ। ओके, सवाल का दूसरा भाग है, ओके, सवाल का दूसरा भाग है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, तो जैसे ई वाई इक्वल टू ऐसे दिया है, वैसे ही बी इक्वल टू होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स
तो सबसे पहले तो हमको अब निकालना होगा V नॉट बराबर क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रॉपर्टी है E नॉट बाय V नॉट इक्वल टू C होता है। ओके, तो V नॉट इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाय C। ई नॉट हमारे पास है 30 बाय C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू 10 इंटू माइनस 8 नहीं प्लस 8 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 10 3 का 3 तो ये हो जाएगा माइनस 8। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। बी नॉट मिल गया। ओके, ओमेगा यहीं से हम ले लेंगे। ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 और के इक्वल टू है ना, इसी इक्वेशन से 305। इसीलिए हमारा जो बी का एक्सप्रेशन होगा वो होगा बी नॉट की जगह में लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 7 इतना साइन। ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इतना टी प्लस के की जगह में लिखेंगे 300 पाई एक्स। यही हो गया एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगला सवाल है शो दैट नाइट गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। नाइट गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। तो इसको हमको दिखाना है कि क्यों कहा जाता है। तो नाइट गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस लॉजिक गेट से हम तीनों बेसिक लॉजिक गेट एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू में यहाँ लिख देना NAND गेट is known as universal logic gate because all the basic logic gates can be constructed from it। फिर दिखा देना है कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं नॉट गेट। ओके, नॉट गेट फ्रॉम नाइंड गेट। ठीक है, तो इनका आप खाली सिंबल लिख दीजिएगा। ओके, तो नाइट गेट को नॉट गेट में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका जो इनपुट होता है उसको ना जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका नाइट गेट। इसका जो दो इनपुट होता है ना, ए और बी, तो इसको क्या करते हैं, कोई एक वायर से जोड़ देते हैं। तो जो नया गेट बनता है वो नॉट गेट के का काम करता है। ओके, अगर चाहो तो लिख सकते हो। ओके, व्हेन the inputs of NAND gate are joined together, then the resulting gate works as NOT gate। ठीक है, तो जो यहाँ फिगर बनाए हैं उसी को, तो दो इनपुट होता है नाइट गेट का,
from NAND गेट, NAND गेट। तो NAND गेट से AND गेट बनाने के लिए जो NAND गेट का आउटपुट होता है उसको नॉट गेट, जो कि NAND गेट से बना हुआ होता है, उसका इनपुट के रूप में देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका NAND गेट। ठीक है, इसका दो इनपुट है ए और बी। तो इसको क्या करते हैं, नॉट गेट जो कि NAND गेट से बना है उसका इनपुट के रूप में दिया जाता है। तब जो नया लॉजिक गेट बनता है वो AND गेट का काम करता है। ओके, ठीक, तो यहाँ पर लिख देना। ओके, व्हेन दी आउटपुट, इनपुट की जगह में यहाँ आउटपुट। ओके, आउटपुट ऑफ NAND गेट इज, ओके, NAND गेट, output of NAND gate is used as input of NOT gate, which is formed from NAND gate by joining its inputs, then the resulting gate, resulting gate works as AND gate, ऐसे फिगर बना करके लिख देना। ओके, ठीक है, आप सीखते हैं OR गेट कैसे बनता है NAND गेट से। ठीक, यहाँ हेडिंग लिख देना, OR गेट फ्रॉम NAND गेट, OR गेट फ्रॉम NAND गेट। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो नॉट गेट जो कि NAND गेट से बना है, ठीक है, दो OR गेट जो कि NAND गेट से बना है, बाय ज्वाइनिंग इट्स इनपुट्स, इसका आउटपुट को NAND गेट के इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। तो जो नया लॉजिक गेट बनता है वो काम करता है OR गेट के जैसे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दो नॉट गेट जो कि NAND गेट से बना हुआ है उसको NAND गेट का इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। तब जो नया लॉजिक गेट बनता है वो काम करता है OR गेट के जैसे। ओके, तो यहाँ पर लिख देना, when the outputs of two NOT gates, okay, which are formed from NAND gate by joining its inputs, okay, are used as the input of NAND gate, then the resulting logic gate works as OR gate। तो ऐसे दिखा देना है कि कैसे तीनों ही बेसिक लॉजिक गेट बनाए जाते हैं। ओके, तो when the outputs of two NOT gates which are, इसको यहाँ लिखना, which are formed
from NAND gate by joining its inputs are used as the input of NAND gate, then the resulting logic gate works as OR gate. Question number 13. In a single slit diffraction, ओके मतलब ये सवाल है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. How is the angular width of central bright maximum changed when number 1 the slit width is decreased, number 2 the distance between the slit and the screen is increased. तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में ठीक है एक ही स्लिट होता है और इधर में स्क्रीन होता है और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. फिर ई हो जाएगा विड्थ ऑफ द स्लिट. ओके ये याद दिलाने के लिए है, इसको एग्जाम आंसर में मत लिखना. तो फॉर्मूला से शुरू करना. द एंगुलर विड्थ ऑफ क्वेश्चन में ही है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम is given by theta equal to 2 lambda by d. अब इसी फॉर्मूला के आधार पर ये दो सवाल का जवाब हम दे सकते हैं. पहला सवाल है द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज. स्लिट विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर विड्थ घटेगा कि बढ़ेगा, यही है सवाल. तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. इसका मतलब डी बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, डी घटेगा तो थीटा बढ़ेगा. तो बोलता है इफ द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड तो क्या होगा, एंगुलर विड्थ बढ़ेगा. ओके द एंगुलर विड्थ विल इंक्रीज है ना. स्लिट विड्थ को काम करेंगे तो क्या होगा, एंगुलर विड्थ बढ़ेगा. व्हाई, बिकॉज दिस एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी. ओके क्वेश्चन का दूसरा भाग होता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज. डी को बढ़ा देते हैं. तो यहाँ फॉर्मूला में तो कैपिटल डी है नहीं, इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे एंगुलर विड्थ पर इसका कोई असर नहीं होगा. इसलिए यहाँ पर लिख देना सेकेंड नंबर में द एंगुलर विड्थ विल रिमेन द सेम या रिमेन कांस्टेंट. नहीं बदलेगा, विल नॉट चेंज और विल रिमेन द सेम. ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. अगला सवाल है 14. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स? Deduce an expression for de Broglie wavelength associated with a particle of mass m and moving with velocity v. Okay, तो de Broglie wave होता है the waves associated with a material particle which is in motion. ठीक है, तो इसको लिख देना the waves associated with a material particle in motion are known as de Broglie waves. De Broglie waves. ओके अब
सवाल का दूसरा भाग है, हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम फोटोन का निकालेंगे, फिर फोटोन का निकालने के बाद फोटोन के जगह में उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना, मटेरियल पार्टिकल से। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन है ना, फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, एनर्जी ऑफ ए फोटोन दिस इज इक्वल टू h न्यू। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू या mc स्क्वायर इक्वल टू न्यू इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा। तो एक एक c को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक एक c को हमने कैंसिल कर दिया, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाय mc। तो ये हो गया वेव लेंथ ऑफ फोटोन। अब फोटोन के स्थान पर कोई मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी भी है। ओके, इफ इंस्टेड ऑफ फोटोन we have a material particle of mass m which is moving with velocity v, देन ये लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h बाय एम भी। तो यही है रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, तो ये एम भी को आगे भी लिख सकते हो, बट दिस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, इसलिए हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाय टी, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो इस प्रकार से पार्ट बी अर्थात सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन सी।